हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज सीटेट की पहली वीडियो स्टार्ट हो रही, सीटेट कक्षा की। देखिए, हम लोग पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एनसीएफ 2005 से, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत में इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इससे आपका यह स्पष्ट होगा कि आप लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे या स्वयं आपको पेपर में कैसे उत्तर देने हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सीडीपी और पेडागोजी, सीडीपी में पेडागोजी यानी जो पांचों सब्जेक्ट में पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं, अगर आप इनका निर्माण का सिद्धांत अच्छी तरीके से जान गए और इस पर जो 20 प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, तो आप लोग कन्फर्म मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का पेडागोजी गलत नहीं होगा। लगभग यहीं से ट्रिक टेक्निक सब निकल के आती हैं। तो इसलिए एनसीएफ 2005 बहुत जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि एनसीएफ 2005 होता क्या है, यानी आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है क्या। देखिए, अब तक का यह नवीनतम राष्ट्रीय शैक्षिक दस्तावेज है। अब तक का यह नवीनतम राष्ट्रीय शैक्षिक दस्तावेज है। मानव विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह आपका तैयार किया गया है। इसमें 23 विद्वान मिले थे, जिसमें आपके बाल मनोवैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे और शिक्षक थे। तो ये लोग जो है एनसीएफ पाठचर्या निर्माण के 5 सिद्धांत दिए हैं। 5 सिद्धांत पॉइंट वाइज करके मैं बता रहा हूं। इसके बाद इन्होंने 20 सुझाव दिया है। तो देखिए मित्रों, इसको आप लोग अच्छे से जानिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे पेडागोजी में यहाँ से ट्रिक टेक्निक अप्लाई हो पाएगा। देखिए, अगर घर हम बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें रहेंगे कैसे लोग, ठीक ना। तो वैसे ही शिक्षा व्यवस्था जो की गई है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये बताता है जो विद्यालय बना है कि उसमें आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, अंत में उन बच्चों को आपको कैसे तैयार करना है। देखिए, पहला पॉइंट इसमें है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अर्थात आप जो बच्चों को विद्यालय में सिखा रहे हैं उसको बाहर की दुनिया से जोड़ दीजिए। तो देखिए मित्रों, जब मैं कहूंगा ट्रिक टेक्निक में एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखिएगा और उत्तर आपका सही हो जाता है कि हमको बच्चे के वास्तविक परिस्थिति से जोड़ देना, यानी बाहरी जीवन से जोड़ देना है। तो इसीलिए बाहरी जीवन यानी परिवेश से जोड़ देना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, परिवेश से जोड़ देना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं परिवेश आपका सही हो जाता है। जब मैं ट्रिक टेक्निक बताऊंगा तो यहीं से ट्रिक टेक्निक बन के आएंगी, ठीक ना। तो आपका क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अर्थात मान लीजिए आपने जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी बच्चे को सिखाया, तो आप अब उसको बाहरी जीवन से ऐसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 10 रुपया आप बच्चे को दे दें और वो किसी बनिया की दुकान पे जाए और वहां से सामान खरीदे। मान लीजिए उसने 5 रुपए का सामान खरीदा और 10 रुपया दिया दुकानदार को, तो दुकानदार उसको 5 रुपया वापस करेगा। तो क्या है, आपने जोड़ घटाना सिखाया, बच्चे ने क्या किया, उसका दैनिक जीवन में उपयोग किया, यानी बाहरी दुनिया में जाके उपयोग किया, स्कूल से बाहर निकल करके, यानी ज्ञान को जो है वो बाहरी जीवन से जोड़ दिया बच्चे ने, ठीक ना। आपने जोड़ा, बच्चे को ज्ञान हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट यही एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। देखिए प्यारे बच्चों, पहले क्या होता था कि पहले रटने पे जोर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। यानी जब पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त रहेगी तो बच्चे के दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होगा, वो नई नई चीजों की खोज कर सकता है। इसलिए एनसीएफ 2005, इसीलिए एनसीएफ 2005 इधर विरोध कर रहा है निर्माण के सिद्धांत में। जब भी आपका रटना, स्मरण करना, याद करना, संस्कृत में स्मरणम, ठीक, याद करना, ये सब बातें आ जाती हैं, तो मैं कहता हूं इसको काट लीजिए। यहां से एक ट्रिक टेक्निक सेट हो गई। देखिए, जितना आप लोगों को बताते जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में यही सब चीजें काट पीट करके चलना है। चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित
न रह जाए, यानी जो आपका पाठचर्या है वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी सेंटर में आपकी पुस्तक ही न रहे कि बच्चे को ये लगे कि उसने पुस्तक पढ़ा है तो बिना पुस्तक देखे वो अपने ज्ञान को बाहर की दुनिया से नहीं जोड़ सकता है। भाई आपको सेंटर में पुस्तक को नहीं रखना है। इसीलिए प्यारे बच्चों, जब भी आपका कहीं पे पुस्तक आ जाती है तो मैं कहता हूं कि पुस्तक को काट लीजिए, यानी ऑप्शंस में अगर पुस्तक दिखे, अब पुस्तक के माध्यम से क्या होता है प्यारे बच्चों, परीक्षा होती है, परीक्षा। तो मैं कहता हूं परीक्षा को काट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपको एकदम सच से रूबरू करवा रहे हैं और यहाँ से कैसे आप पेडागोजी को अच्छे से कर पाओगे। चलिए, तो मैं कहता हूं परीक्षा को काट लीजिए। इसी के आधार पे पुस्तक से ही परीक्षा होती है, तो परीक्षा में प्यारे बच्चों क्या आपको मिलता है, अंक मिलता है। अंक, मैं कहूंगा नंबर कहीं पे हो, नंबर काट लीजिए। अब देखिए, अब नंबर के बाद अब यहीं से आपकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं कि सेकंड डिवीजन पास हैं, ग्रेडिंग यहीं से होती है। तो मैं कहता हूं ग्रेडिंग को काट लीजिए। यही परीक्षा से उपलब्ध की बात की जाती है कि आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, उपलब्ध की बात की जाती है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, उपलब्ध की अगर बात करें तो भी आप काट लीजिए, यानी पाठ्य पुस्तक आपने काट लिया। अब विद्यालय में प्रयोगशाला, तो मैं बात करता हूं प्रयोगशाला अगर दिया हो तो क्या करेंगे आप, काट लेंगे। प्यारे बच्चों, ये सब चीजें हमको काट के चलना है, इसीलिए एनसीएफ से कैसे चीजें निकल के आ रही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पाठ्य पुस्तक आपने काटा, परीक्षा आपने काटा, अंक आपने काटा, रटना, स्मरण करना, याद करना, ग्रेडिंग, उपलब्धि, प्रयोगशाला, आपने ये सब काट लिया। अगर आप अच्छे से एनसीएफ पढ़ लेंगे, एनसीएफ समझ लेंगे, तो मैं कहता हूं वैसे भी आपको 75 क्वेश्चन पेडागोजी के क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं इसको अच्छे से कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। आप लोगों का 100% सीटेट क्लियर होगा, अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। चलिए हम लोग चौथा पॉइंट, अभी ऐसे ऐसी बातें निकल के आएंगी। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आपका 3 पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। गजब की बात की है प्यारे बच्चों एनसीएफ 2005 में, करा कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी जो चीजें कक्षा में सिखाई जाएं, ठीक ना, उसको आप गतिविधियों से जोड़ दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जहां पे गतिविधि की बात करें, गतिविधि की बात करें, यानी गतिविधि का मतलब काम कर रहा है बच्चा, तभी तो गतिविधि होगी। जब इसकी बात की जाए तो जब गतिविधियों जोड़ना, प्यारे बच्चों क्या करोगे आप, सही का निशान लगाओगे ना। सही क्या क्या करना है, गतिविधि लगाना है तो सही कर देना है, परिवेश आपको सही कर देना है, बाकी अभी तक काटना पीटना था। तो ये सब बातें जब आप बच्चों को परिवेश से जोड़ देते हो, गतिविधि से जोड़ देते हो, तो आपकी सही हो जाती हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। अब देखिए ये 5वां पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट, जब ये सब आप कर लिए हैं तो एनसीएफ कहता है कि जो आपको विद्यार्थी तैयार करना है वो आपके राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। इसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं, आप लोग देखते होंगे कि कुछ विद्यार्थी, कुछ लोग बड़े जब हो जाते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान को जिंदाबाद नहीं कहेंगे, पाकिस्तान को ज्यादा जिंदाबाद कहते हैं, क्योंकि उनको शायद है कि जब वो पढ़ाई किए होंगे तो उनको ये बातें पता नहीं होंगी। तो हमको ऐसा विद्यार्थी नहीं तैयार करना है कि जो अपने देश की बुराई करे, अपने देश में खाए जिए रहे और अंत में गुणगान किसी और देश का करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप भाई सबकी जिंदाबाद बोलिए, ठीक है, आप अपने देश के प्रति वफादार रहिए कुल मिलाकर के। मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान को आप कुछ और कह दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की आप बड़काई करिए तो अपने देश की बुराई करिए। यहाँ हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति हमको विद्यार्थी तैयार करना है, यानी आपका जो विद्यार्थी होगा वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अच्छा होना चाहिए। तो इसके बाद अब हम लोग आगे अगला कंटेंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव क्या है। यानी अब तक इसके पहले हम लोग जो देखे कि निर्माण का सिद्धांत, अब एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव क्या है। मित्रों इसमें 5 पॉइंट, इसमें 20 पॉइंट हैं, आपके 20 सुझाव हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं। देखिए पहले सुझाव में कहा गया है शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात,
मूर्त से अमूर्त। देखिए, हमको शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक, ज्ञात से अज्ञात यानी जो चीजें आपको पता है उनसे आप जोड़िए, जो चीजें आपको पता नहीं है उनको निकालिए ज्ञात से। ठीक ना, जैसे मान लीजिए आपको नंबर पता है तो क्या करते हैं, आप उससे सूत्र वगैरह निकालते हैं। ठीक, अब इसके बाद मूर्त से अमूर्त यानी जो चीज विद्यमान है और जो चीज नहीं विद्यमान है। जैसे आपका जल विद्यमान है लेकिन जल उड़ता है, यानी वाष्पन आप नहीं समझ पाते हैं, तो वहीं से आपको पता चलेगा वाष्पन। वाष्पन क्या है, आपका अमूर्त है, घनत्व तो आपका अमूर्त है। तो ठीक, आपको लगेगा जल है, अब गाढ़ा है, कैसा है, ये आपका अमूर्त है। ठीक ना, तो जो चीज ज्ञात है वहां से आप अज्ञात प्राप्त करेंगे, मूर्त से आप अमूर्त, यानी शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है। दूसरे नंबर पे सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। देखिए प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी अगर कोई सूचना है उसको आप ज्ञान मानने से बचा जाए। अब कैसे आप समझेंगे सूचना कौन सा है, ज्ञान कौन सा है, इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। मान लीजिए आप क्लास में हैं, ठीक, आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया बच्चों को, बच्चे महात्मा गांधी के बारे में सीख गए। अब मान लीजिए किसी से आपने पूछा और आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाने के बाद आपने बताया कि महात्मा गांधी बहुत ही ईमानदार थे। ठीक, अब किसी ने मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, सीख गया कि महात्मा गांधी ईमानदार थे वाकई में। इसके बाद उसने क्या किया, मान लीजिए टीचर ने क्या किया, टीचर ने 100 रुपए की नोट क्लास में गिरा दी और 2 बच्चे हैं। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि महात्मा गांधी के विषय में बताओ, वो मान लीजिए उनका नाम बता रहा है, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, और 2 बच्चे हैं, एक बच्चा न पिता का नाम बता पा रहा है न माता का नाम बता पा रहा है। लेकिन अगर वही 100 की नोट गिरी है और अगर अगला बच्चा जो सब कुछ बता दिया और 100 की नोट को धीरे से खिसका लिया, अपने जेब में रख लिया और ये भी नहीं बताया कि ये 100 की नोट गिरी थी सर, किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन जो बच्चा आपको कुछ भी ना बता पाए महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन उनकी क्वालिटी उसके अंदर आ जाए, यानी ईमानदारी, उसने कहा 100 रुपया सर गिरा था, किसका है आप देखिए, तो यानी उसके अंदर ईमानदारी आ गई। तो प्यारे बच्चों, सूचना और ज्ञान में ये डिफरेंस है। सूचना क्या होता है, किसी के बारे में आप जान लीजिए, और ज्ञान क्या होता है, उसकी क्वालिटी को आप अपना लीजिए, ये है ज्ञान। तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। आजकल जो परीक्षाओं में सूचना दी जा रही इंफॉर्मेशन, उसी को लोग ज्ञान समझ के बैठे हैं। चलिए वो सब बातें बाद में। तो इसलिए सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। यानी तभी देखिए एनसीईआरटी पतली पतली होती है, एनसीईआरटी, क्योंकि भाई ये तो राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। तो इसमें इसके पहले आप देख रहे होंगे कि हाई स्कूल वगैरह की किताबें कुछ मोटी रही होंगी, आप देखिए इंटर फिजिक्स वगैरह मोटी रही होंगी, लेकिन अब पतली पतली कर दी गई। उसका रीजन है कि जो विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें हैं वो शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो सुझाव में ये बात कह दी गई, इसलिए किताबें पतली पतली रखी जा रही हैं। अब आगे देखिए, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अब देखिए उपदेश और वातावरण, मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, ठीक, इन्होंने कहा कि हमको देश को स्वच्छ रखना है, और फिर क्या किया इन्होंने, झाड़ू तक उठा लिया। ठीक, तो क्या हुआ, बाद में चल के एक फोटो सेशन होने लगा, सभी लोग झाड़ू लेकर के, वाकई में कोई सफाई नहीं करता था, एक फोटो सेशन होने लगा। तो उन्होंने वातावरण देने के लिए तो कार्यक्रम किया, वो सोच रहे थे कि मैं अगर प्रधानमंत्री हो के झाड़ू उठा करके सब काम करूंगा, यानी मूल्य जो उनका था, उपदेश उन्होंने जो भी दिया, उसके बाद वो वातावरण देने का कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इसमें फोटो सेशन ज्यादा होने लगा, इसलिए उपदेश तो हो गया लेकिन वातावरण स्थापित नहीं हो पाया। इसलिए अब उनके कार्यक्रम को आप लोग भी पूरा करिए। तो इसलिए मूल्यों को उपदेश नहीं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं बल्कि करने की आवश्यकता है। ठीक ना। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय
प्रधानमंत्री जी की बात कह करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे इस चीज को। आगे देखिए, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। यानी आप ये मत मान लीजिए, जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, आपने एक बच्चे से पूछा, चलो आप ये बताओ a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। आपने पूछा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, उसने कहा a² + 2ab + b²। मान लीजिए उसने ये कह दिया, आपने कहा कैसे। अब वो समझ ही नहीं पा रहा कैसे। अगर वो ये बता देता कि a+b गुणे a+b, यानी इसके बाद इसका सर गुणा करिए तब तो सही। अब वो कुछ नहीं बता पा रहा, उसने कहा a² + 2ab + b², अर्थात उसने क्या किया, चीजों को रट लिया है। तो रटंत विद्या का तंसीय विरोध करता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करे। अगर कोई विद्यार्थी ये कह रहा है कि सर हमने a+b गुणे a+b किया, a का a में गुणा, a का b में गुणा, ऐसे ऐसे करके हमारा आया a² + 2ab + b², यानी उसने तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपनी बात को सिद्ध कर दिया। तो ये 5 पॉइंट रहे। अब हम लोग देखते हैं छठों। चलिए अब हम लोग छठे पॉइंट को देखते हैं। अभिभावकों को संदेश, यानी अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए कि छोटी सी ही उम्र में बच्चे को निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। यानी अगर बच्चे की छोटी सी उम्र है, उसको निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। तो यह अभिभावकों के लिए कहा गया। नहीं तो सोचिए अभिभावक लोग करते क्या हैं, वो सीधे सीधे सोचते हैं हमारा बच्चा कक्षा 5 में है तो वो कक्षा 8 का पढ़ ले, कक्षा 9 का पढ़ ले। बताइए, बाल मनोवैज्ञानिक लोग तैयार किए, हो सकता है उस चीज को करने से बच्चे की आंखें खराब हो जाए, उसके माइंड पे ज्यादा प्रेशर पड़े तो बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए इन लोगों ने सुझाव दिया है, 23 लोग हैं प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, उसमें आपके बाल मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं और शिक्षक हैं। इन लोगों ने सुझाव दिया है कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि छोटी से ही उम्र में बच्चों को निपुण बनाने की धारणा जो है रखना गलत बात है। यानी अगर बच्चा 7 में पढ़ रहा है, 8 में पढ़ रहा है, तो उसको 10 की कोचिंग करवा दीजिए, हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए। चलिए 7वें पॉइंट को अब हम लोग देखते हैं। बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए। जैसे अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं आप बच्चे को इतना बोझ दे दीजिए कि वो अपने मन से वर्क करे ही ना, आप उसको उतना वर्क दीजिए कि जितना वह आनंद पूर्वक और खुशी खुशी कर ले जाए। तो इसलिए जब वह स्कूल से बाहर की दुनिया में जाएगा तो उसे टेंशन नहीं होगी और वह चीजों को अच्छे से सीखेगा। तो इसीलिए बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए। यानी आप उनको उतना ही वर्क दीजिए जितने से वो स्वयं करने के लिए आतुर रहे, संतुष्ट हो जाए। ठीक ना। अगला देखते हैं, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं। यानी कक्षा जो है आपकी जीवंत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास में गए, बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो आप कहिए ठीक है प्यारे बच्चों शांत हो जाइए, लेकिन बार बार आप मत कहिए कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो। अगर बार बार आप शांत रहने के लिए कहेंगे तो ये भी हो सकता है कि बच्चा आपसे डर जाए, क्योंकि भाई वो बच्चा है, उसको डर लगने लगेगा, वो आपसे डर जाए और उसके अंदर जो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है वहीं से दब जाए और बाद में वो जिज्ञासा उभरते उभरते बच्चे की उम्र काफी हो जाएगी। ठीक ना। एक बार जो डर गया तो समझ लो जल्दी उभर नहीं पाता है। तो इसलिए कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं। यानी कक्षा ऐसी होनी चाहिए, उसमें लगना चाहिए कि बच्चे हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों को शामिल किया जाए। चलिए मान लीजिए शैक्षिक गतिविधि कोई प्रोग्राम चल रहा है, कल्चरल कोई प्रोग्राम चल रहा है या कुछ भी, तो आप जो बच्चे के अभिभावक हैं आप उनको भी बुलाइए विद्यालय में, ताकि वो देखें कि आपका बच्चा, हो सकता है कोई पेंटिंग का प्रोग्राम चल रहा हो और आपका बच्चा अच्छी पेंटिंग बनाता हो सकता है कोई डांस का प्रोग्राम चल रहा हो, आपका बच्चा अच्छा नृत्य कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि कोई विज्ञान की प्रदर्शनी लगी हो, उसमें आपके बच्चे ने बहुत अच्छी विज्ञान की प्रदर्शनी के लिए कार्यक्रम किया हो, तो आप उससे देखेंगे कि बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटी है और आप उस दिशा में बच्चे को लेके जा भी सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उसमें अभिभावकों को शामिल किया जाए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, 10वां पॉइंट है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का
अवसर दें। समुदाय को मानवीय, देखिए मित्रों, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में ये स्टेटमेंट सीटेट के पेपर में जब प्रश्न रहता है उसके ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो इसलिए जो समुदाय उसको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे, यानी प्रयुक्त कर लें। ठीक, अब देखिए करेंगे कैसे। मान लीजिए आप बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे कहिए कि इस समय मान लीजिए अभी रेलगाड़ी चल रही, तो आप उनसे कहिए कि इसके पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो भाई आज आपको जो गाड़ियां मिल रही हैं, बस मिल रही, हो सकता है इसके पहले उससे भी छोटी गाड़ियां हों। तो लोग बताएंगे, जो बुजुर्ग वगैरह से जब बच्चे पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले हम लोग पैदल चलते थे, या बैलगाड़ी थी, या ऊंट से चलते थे, या आप घोड़े से चलते थे, वो बताएंगे। तो यानी जो समुदाय है वो क्या आपके एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो गया। ठीक, तो अब हम लोग इसके बाद अगला पॉइंट देखते। अगला पॉइंट खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। 11 पॉइंट है आपके 11वां, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के लिए नहीं। यानी अगर बच्चे हैं तो उनको जो खेल खिलाया जाए उनसे ये कहा जाए कि ये आनंद के लिए है, आपके लिए। सामूहिकता ताकि वो समूह में रहें, ठीक, एक रहें, यूनिटी के लिए है। ठीक ना, खेल आनंद व सामूहिकता के लिए है, रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के लिए नहीं। कि ऐसा नहीं कि अगला बच्चा, मान लीजिए क्रिकेट कोई खेल रहा है तो अगला बच्चा 10 रन बना लिया और अगला 12, तो आप टीचर हैं, आप उनमें कंपटीशन पैदा कर दें कि आपने कैसे खेला, देखिए फला ने 12 बना दिया, आप 10 बना रहे हैं। तो हो सकता है वो बच्चे हैं, अगला बच्चा गुस्सा कर जाए और बैट खींच करके अगले के पैर में मार दे, इसका पैर टूट जाएगा तो मैं इससे ज्यादा रहूंगा अच्छा, क्योंकि भाई वो बच्चे हैं। तो इसलिए आपको कहा जाता है रिकॉर्ड तोड़ने की बात की गई है। इसलिए कंपटीशन की बात, जहां पे कंपटीशन की बात होती है वहां पे उसको हम काट लेते हैं। कंपटीशन की जब बात आती है तो हम काट लेते हैं। यानी प्रतियोगिता की अगर बात आ जाए तो हम कहते हैं प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन में जैसे ही प्रतियोगिता दिखे तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको काट लीजिएगा, प्रतियोगिता को काट लीजिएगा, क्योंकि एनसीएफ के सुझाव में स्पष्ट कर दिया गया है वो रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है होता, बल्कि क्या होता है, आनंद व सामूहिकता के लिए होता है। तो जब प्रतियोगिता की बात करें कहीं ऑप्शंस में तो उसको आप गलत करिएगा। चलिए हम 12 नंबर देखते हैं। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। तो मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मान लीजिए कोई बच्चा आया, उसकी भाषा देसी भाषा है, जैसे उसने कहा सर जी हम घरे जा, ऐसी बात उसने कहा, तो आपने ये ना आप कहिए कि ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सर जी मैं घर जाऊंगा, क्योंकि आप सुधार करने का प्रयास मत करिए, इसलिए क्योंकि आप उसकी बात को स्वीकार करिए, धीरे धीरे बच्चा सीखेगा। उसकी मातृभाषा जो उसकी आंचलिक भाषा जो है उसका आपको सम्मान करना है। तो ऑप्शन में जैसे ही प्यारे बच्चों दिखता है मातृभाषा का सम्मान, मातृभाषा का सम्मान जैसे दिखता है तो हम इसको सही का निशान लगाते हैं। यहीं से एनसीएफ का रैंक मातृभाषा का प्रयोग करना है शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में, तो इसलिए मातृभाषा का सम्मान आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शंस में। यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से तो आप ट्रिक टेक्निक सीख ही जाएंगे। इसके बाद मैं ट्रिक टेक्निक की एक लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, बताऊंगा कैसे कैसे बड़ी ही आसानी से आप जो है ऑप्शंस को काटते पीटते चलेंगे, क्या सही करना है उसको भी मैं बता रहा हूँ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए कि बच्चों आप जाके फला किताब ले लो, फला किताब नहीं देना, उनको आप स्वयं अवसर दीजिए कि वो जो है पुस्तक चुने, ठीक ना, वो स्वयं जाके पुस्तक चुने। इसलिए अब देखिए 14वें पॉइंट में वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती जो अंतः क्रिया का मौका दे, यानी वे पाठ्य पुस्तकें अच्छी होती हैं जो अंतः क्रिया का मौका देती, यानी इंटरेक्शंस का मौका देती, यानी बच्चा स्वयं पुस्तक से जुड़ सके, ऐसा लगे कि पुस्तक उससे बात कर रही है, ऐसी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती जो इंटरेक्शंस का मौका दे। अब 5वां देखिए, 15वां पॉइंट,
15वें पॉइंट में कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर दें। इसीलिए देखिए कल्पना और मौलिक लेखन आपका करेक्ट हो जाता है, जहां पे ऑप्शन में दिखे कल्पना करना है बच्चों को, ठीक। मौलिक लेखन यानी स्वयं की अभिव्यक्ति उनको लिखनी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। यहीं से एनसीएफ जितने सुधार कर रहा है, जितनी बातों को कर रहा है, यहीं से गलत होता है, यहीं से सही होता है। इसलिए ये सब आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, 16 नंबर पे है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। सुझाव में कह रहा है कि हमको बच्चे को सजा और पुरस्कार नहीं देना, सीमित मतलब बहुत कम से कम करना है। मान लीजिए आप अगर पुरस्कार दे दिए तब भी दिक्कत है और सजा दे दिए तब भी, तो इसलिए जहां पे आपका ऑप्शन में सजा दिखे और पुरस्कार दिखे, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों, यहीं से सब कुछ चीजें कंफर्म हो रही हैं मित्रों, यहीं से सब कुछ कंफर्म हो रहा है। सजा दे काट लीजिए, पुरस्कार दे काट लीजिए, दंड दे काट लीजिए। जैसे ही ऑप्शंस में आपको ये सब चीजें दिखे तो इन सबको वरीयता नहीं देनी, इन सबको काट करके चलना है। मैं सब कुछ यहाँ से भी बता रहा हूँ, इसके आगे भी आपको बताता चलूंगा, तो आप इन सब चीजों को देखते जाइए, क्योंकि पेडागोजी के प्रश्न यहीं से, जैसे मैं कहूंगा एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखिएगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब बातें कि आपको क्या काट के चलना है। फिलहाल मैं इसकी एक लिस्ट भी आप लोगों को दे दूंगा कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो फिर आप ये ना कहिएगा कि सर जी लिस्ट अपने मन से बनाए। एनसीएफ ने स्वयं कहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सजा पुरस्कार दंड काट लीजिएगा, क्योंकि एनसीएफ कह रहा है सुझाव में कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, 17 नंबर, बच्चों के स्वर व अनुभव को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शंस में दिखता है बाल केंद्रित शिक्षा, हम सही लगाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हमको बच्चे को स्वर को प्राथमिकता देनी। अगर तुतुला के बोल रहा है बच्चा, स्वीकार करें, जैसा उसका स्वर है उसी स्वर के रूप में आप उसको स्वीकार कर, जैसे ही बोल रहा है आप स्वीकार कर लीजिए। उसकी मातृभाषा का सम्मान करिए, बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए, ठीक। यानी सेंटर में कौन होना चाहिए प्यारे बच्चों, सेंटर में बच्चा होना चाहिए। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा जैसे दिखे ठक से मारिएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला 18 नंबर हम लोग देखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। अब देखिए एंटरटेनमेंट को हमको प्रश्रय नहीं देना। जैसे कि क्लास में मनोरंजन करना चाहिए, मनोरंजन तो पहले से मना कर रहा है, नहीं करना है, मनोरंजन काटिएगा। इसके बाद सौंदर्य बोध, जब सौंदर्य बोध की बात करें, सौंदर्य बोध करेक्ट लगाइएगा। सौंदर्य बोध तो कह रहा है कि मनोरंजन को न प्रश्रय दें, सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। अब मनोरंजन क्या है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई विधायक जी आ गया और उसमें आपने सॉन्ग चला दिया, वो गोरी तोरी वाला, ठीक ना, आप लोग आगे समझदार हैं, तो विधायक जी खुश हुए, पैसे दिए, चले गए, ठीक। लेकिन वो इंटरटेनमेंट क्षणिक होता है, जो मनोरंजन होता है। लेकिन अगर वहीं पे आपने उस बच्चे से एक कार्यक्रम करवाया होता जो वहां की झलक है, वहां की झांकी है, तो शायद है कि वो और भी प्रसन्न होते, ठीक। तो जो चीजें क्षणिक हैं, इंटरटेनमेंट नहीं, हमको सौंदर्य बोध यानी वहां की जो लोग चीजें हैं, वहां की प्रसिद्ध चीजें, उन सबको कार्यक्रम को करवाना है, ठीक। तो यानी सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं 19 नंबर, मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। तो कंटिन्यूअस मूल्यांकन की बात कर रहा है, सतत प्रक्रिया, इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की बात कर रहा है। तो हमको जैसे ही दिखता है कि सतत मूल्यांकन, तो हम क्या करते हैं, सही करते हैं। यानी सतत मूल्यांकन की जो प्रक्रिया हो कंटिन्यू हो, ऐसा नहीं कि आज आप मूल्यांकन कर लिए तो कल न करें, इसलिए कंटिन्यू मूल्यांकन आपका सही हो जाता है। अब 20वें नंबर पे है, देखिए 20वां नंबर आपका जो दिया है वो दिया है शिक्षकों के लिए, वो दिया है सरकार से अपील किया है कि सरकार क्या करेगी, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। जो सुझाव में कहा गया है यानी सरकार से कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको जितनी भी टेक्नोलॉजी अगर आगे चल के भविष्य में आ रही है उसको समय पे पहुंचाइए, नहीं तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो मुझे जहां तक विश्वास है मित्रों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को चीजें स्पष्ट हुई होंगी, समझ में आई हुई होंगी। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब आज से आप लोगों को कक्षाएं मिलना स्टार्ट हुई हैं
और कंटिन्यू कक्षाएं मिलती रहेंगी, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर न समझ में आया हो कमेंट में लिखिएगा कि मुझे सर यहाँ समझ नहीं आया। अगर दिक्कत कहीं हुई हो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। तो हम लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत